हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और खूब सारे एंजॉयमेंट के साथ स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले क्लास में पैरेन्काइमा टिश्यू तक लास्ट किए थे। हम लोग देख रहे थे प्लांट टिश्यू के अंदर परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा था। परमानेंट टिश्यू के अंदर हम लोग सिंपल परमानेंट पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पैरेन्काइमा जो है वो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। उसके टाइप्स देखे थे जो कि क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा थी। उसके कहाँ कहाँ वो पाया जाता है और किस तरीके से वो वर्क करता है, उसके वर्क्स क्या हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है उसको वहाँ पे रहने की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी पिछली वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके इसकी फर्स्ट वीडियो जो है पैरेन्काइमा वो आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम उसी तरीके से डीपली जाके ब्रीफली जाके एक्सप्लेन करेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू के बारे में। तो वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आता है, पसंद आएगा ही आएगा, तो आप अभी से इसको लाइक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं धीराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तथा स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में बिना हिचकिचाहट के पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता रखा है कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू। तो एक बार रिवाइज कर लें कि क्या क्या हमने पढ़ रखा है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की सेकंड चैप्टर, जो बायोबेस से सेकंड चैप्टर है वो, जिसका नाम है टिश्यू। टिश्यू में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू को देखा था और प्लांट टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे थे परमानेंट, इसके पहले मेरिस्टेमेटिक पढ़े थे, उसके बाद परमानेंट टिश्यू हम लोग पढ़ रहे थे। परमानेंट में हम लोग अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे हैं जिसमें पैरेन्काइमा हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम कोलेनकाइमा पढ़ने वाले हैं। तो कोलेनकाइमा है क्या, सबसे पहले ये जाने। तो कोलेनकाइमा एक प्रकार का टिश्यू है जिसमें सिंपल, जब चूंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो क्या होगा, इसमें सिंपली जो एक ही तरह के सेल्स होंगे वो मिले होंगे, लाइक पैरेन्काइमा में जिस तरीके से एक ही तरह के सेल्स मिलके बने होते थे, उसी तरीके के कोलेनकाइमा भी एक प्रकार का टिश्यू है जिसके अंदर सारे सेल्स जो होंगे बिल्कुल सेम तरीके के सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब ये पाए कहाँ जाते हैं, कौन सा एरिया है जो कि कोलेनकाइमा टिश्यू से बना होता है, तो ये पाए जाते हैं कहाँ, ये पाए जाते हैं लीव स्टॉक और डाइकोट स्टेम के अंदर। ये लीव स्टॉक क्या होता है, तो लोग, अगर आपने देखा होगा कि पत्ती के साथ एक छोटी सी डंठल जो होती है वो जुड़ी होती है। ये काफ़ी इलास्टिक होती है, मतलब उसको फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, जिसको मोड़ भी सकते हैं, अगर जल्दी टूटता नहीं है वो, है ना। पत्ती के साथ वो जुड़ा रहता है। जैसे अगर बेलपत्र हम लोग चढ़ाते हैं तो 3 पत्तियों का एक डंठल के साथ मिलन होता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं लीव स्टॉक। ठीक है, साथ ही ये डाइकोट स्टेम में पाया जाता है। डाइकोट स्टेम आप समझ रहे हो कि डाइकोट यानी कितना, जो द्विदलीय यानी कि द्विदलीय जो प्लांट होते हैं, लाइक मसूर का प्लांट हो गया, या जितने भी जो छोटे पौधे हम बोल सकते हैं डायरेक्टली, तो ये डाइकोट स्टेम्स के स्टेम्स में भी पाए जाते हैं ताकि ये जल्दी टूट ना पाए। देखिए, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होते हैं, क्यों पाए जाते हैं, वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। ये इस तरह के पाए जाते हैं, ये जो कोलेनकाइमा टिश्यूज़ हैं वो इस तरह के हैं। अब देखिए इसमें आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। आई होप कि इसमें आपको बहुत क्लियरली सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे है, वो ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है आपको, वो प्रोटोप्लाज्म है। किनारे जो आपको डबल लेयर दिख रहे हैं ब्राउन कलर, वो है सेल वॉल और वैक्यूल्स। आपको पता है कि चूंकि हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू में वैक्यूल्स क्या होंगे, बड़े होंगे। आप जब इस टिश्यू को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे एक ही तरह के सेल्स मिले हुए हैं, मैंने अभी बताया है ना। साथ ही साथ इसके बारे में और भी जानकारियां, अब ये जब फिगर आपके माइंड में बैठा रहेगा तो सारी जानकारियां आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगी। तो आते हैं वापस अपने नोट्स की ओर। नोट्स में यहाँ पे मैंने बता रखा है कि स्ट्रक्चर किस तरीके के होते हैं, एलोंगेटेड यानी कि
पूरी तरह से गोल नहीं होते, थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा, ये क्या पूरी तरह गोल दिख रहे हैं? नहीं, तो ये थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, यानी कि इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, दो सेल्स के बीच की जो सेल की जो स्पेस होती है, तो इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? काफी कम होता है। तीसरी बात कि इरेगुलरली थिकन एंड एट कॉर्नर, आप यहाँ ये फिगर के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पे ये पतले हैं, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये एरिया कितना पतला है ना, यहाँ पे ये जो सेल वॉल है, यहाँ पे ये जो सेल वॉल है ये कितना पतला है, लेकिन इसके मुकाबले ये सेल वॉल ये काफी मोटा है। तो इसके बाहर से सेल वॉल की लेयर और अंदर से प्रोटोप्लाज्म की एक लेयर पाई जाती है, जो इसको बाहर से भी प्रोटेक्ट करता है और अंदर से भी प्रोटेक्शन का काम करता है। साथ ही मैंने ये बताया कि ये इरेगुलर शेप में होते हैं, मतलब कि कहीं पे ये पतले होते हैं, कहीं पे मोटे होते हैं, ऐसा नहीं कि सारी जगह एक जैसे हों। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट समझ में आया होगा कि इरेगुलर थिकेंड एट कॉर्नर्स पे खास करके ये काफी ज्यादा मोटे हो जाते हैं, वो फिगर में आपको दिख जाएगा। साथ ही जैसे कि पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग टिश्यू थे, इसी तरीके से ये जो कॉलरेन्काइमा जो टिश्यूज हैं, ये भी क्या है? लिविंग टिश्यूज हैं। अब इसका काम क्या होता है कि प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने बताया अभी कि ये मुड़ने में, है ना, किसी भी स्टेम को मुड़ने में, जैसे छोटा सा अगर मान लीजिए कि आपने शाक का पौधा लिया है, तो उसको देखिए, अगर आप मोड़ने की कोशिश करते हैं, बेंड करने की कोशिश करते हैं, तो वो इजीली बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है जल्दी, है ना। तो अगर ये रिजिड सेल से बना होगा, परमानेंट सेल्स में अगर वो रिजिड सेल होगा, डेड सेल से बना होगा, तब क्या होगा कि वो जैसे ही हम उसको थोड़ा सा झुकाएंगे तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, है ना। मान लीजिए कि इस तरह का कोई एक सेकेंड, इस तरह का कोई प्लांट है, अब इसको हम बेंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो कई बार होता है कि ये टूट गया। अगर ये टूट गया तो ये कॉलरेन्काइमा का बना हुआ नहीं होगा। तो इसके लिए, यानी कि बेंड करने के लिए इस कॉलरेन्काइमा टिश्यूज की जरूरत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जरूरत होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपने देखा होगा कि लताओं को देखा होगा आपने, क्रीपर्स जिसको बोलते हैं हम, क्रीपर्स हो या क्लाइंबर्स हो, किसी भी तरह की जो लताएं हैं, उन लताओं के अंदर क्या होता है कि आप देखते हैं कि उससे पतले पतले टेंड्रिल्स निकलते हैं, है ना, पतली पतली लसिकाएं निकलती है, जिसको टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये किसी चीज को पकड़ के और ऊपर की ओर उठ जाती है। जैसे आपने अगर घर में कभी कद्दू का पेड़ लगाया होगा, तो देखते हैं कि जैसे ही वो प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके अंदर से पतली पतली सी रस्सी टाइप कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती है, जिसको हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। अब ये टेंड्रिल्स क्या करता है कि आसपास चीजें में जो भी चीज उसको स्ट्रेंथ देती है, उनको वो उसके ऊपर वो लपेटा जाता है, और लपेट लेने के बाद वो क्या करता है कि उसके सहारे वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो ये टेंड्रिकल्स जो हैं वो उसमें भी पाया जाएगा, किस तरह का टिश्यू? उसमें भी पाया जाएगा आपका कॉलेनकाइमा टिश्यूज ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। अगर वो लपेटने के क्रम में टूट गया तो टूट जाएगा, तो क्या लपेट पाएगा? नहीं लपेट पाएगा, तो क्या वो आगे की ओर बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे उसको जरूरत होती है किस तरह की टिश्यूज की? कॉलेनकाइमा टिश्यू की। ठीक है, साथ ही साथ अलाउ बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, यानी कि किसी भी चीज को मोड़ने में, जैसे प्लांट टिश्यू में आप देखते हैं कि जब तेज हवाएं चलती हैं, तो काफी बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, तो अगर ये बेंडिंग पावर नहीं होगा प्लांट्स के अंदर, तो क्या होगा कि प्लांट्स जो हैं वो सीधे टूट जाएंगे। जैसे ताड़ का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, है ना, वो ताड़ का पेड़ क्या कभी बेंड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके स्टेम के अंदर जो है ये कॉलेनकाइमा टिश्यूज नहीं पाए जा रहे हैं। तो जहां कहीं भी अगर हम बेंड कर रहे हैं और वो चीज टूट नहीं रही, इलास्टिक की तरह मतलब फ्लेक्सिबल है, तब उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉलेनकाइमा टिश्यू कहेंगे, वहां पे कॉलेनकाइमा टिश्यू पाए जाएंगे। तीसरी बात कि मैकेनिकल टिश्यू है, नॉर्मल सी बात है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल टिश्यू है ये। साथ ही साथ प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि ये प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करता है, अंदर से मजबूती देने का काम करता है। तो ये पॉइंट्स थे कॉलेनकाइमा टिश्यूज के।
तो आई होप कि कोलेनकाइमा टिश्यू किसको कहते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लिया। तो ये इसी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ये देखिए थिक एंड कॉर्नर्स दिखाया गया है कि यहाँ पे पाए जाते हैं। कॉर्नर्स के पास जाके ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं, यानी कि थिक एंड हो जाते हैं। तो थिक एंड यानी कि मोटे एंड्स के साथ इसके कॉर्नर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम थिक एंड कॉर्नर्स बोलते हैं। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कहाँ पाए जाएंगे ये भी समझ में आ गया कि जहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी किसी प्लांट के अंदर, लाइक वो पत्ती के डंठल के पास हो, या फिर जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनके स्टेम के बीच में हो, यानी कि स्टेम चूँकि वो फ्लेक्सिबल होता है तो इसलिए वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई। क्या काम करता है वो भी समझ में आया कि प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। किस तरीके का है वो भी समझ में आ गया। स्ट्रक्चर भी इसकी समझ में आ गई कि एलोंगेटेड है, वेरी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस कहाँ पाया जा रहा है, बहुत कम है ना। दो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए ये पॉइंट्स बनाया गया। साथ ही साथ पैरेन्काइमा टिश्यू की तरह ये भी लिविंग टिश्यू है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की हैं, कोलेनकाइमा टिश्यू आप कभी भूलोगे नहीं, इस तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो मैं दोबारा से कहूँगी कि वीडियो को लाइक कर लें, और साथ ही साथ इससे जुड़े अगर किसी भी तरह की क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हेल्दी रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।